वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स के अपने इस सेशन में हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण की चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार यह छठा चैप्टर होगा। भाग 1 में कुल आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं और उन 8 अध्याय में से 5 अध्याय हमने कंप्लीट करा दिए हैं और ये हमारा जो चैप्टर नंबर 6 होगा उसकी चर्चा हम आज करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th में भी आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा वो डिटेल में आपको पढ़ना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए आपको चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना होगा। वैद्युत फ्लक्स की चर्चा हम लोग कर चुके हैं गाउस की प्रमेय में। यहाँ चुंबकीय फ्लक्स किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। लंबवत गुजरने वाली का क्या मतलब है, हम इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर ये पृष्ठ है तो पृष्ठ पर जब वेक्टर खींच दिया जाता, माने परपेंडिकुलर खींच दिया जाता है तो ये वेक्टर ए को प्रदर्शित करता है। अब ये वेक्टर ए हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर वेक्टर ए के साथ कोण थीटा बना रही हैं तो जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा वो फाई बराबर बी ए cos थीटा हो जाएगा। फाई एक अदिश राशि है। इसके पहले अगर आपने पढ़ा हो तो फाई ए ई पढ़ा होगा, हो सकता है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से लिखा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से लिख सकते हैं। वैसे आप फाई से भी लिख देंगे तो भी काम चलेगा। यानी फाई बराबर बी ए cos थीटा, वहां आपने पढ़ा था फाई बराबर ई ए cos थीटा। बी क्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र है। ए क्या है, ए माने वेक्टर ए, थीटा दोनों के बीच का कोण है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। लंबवत होगा तो थीटा का मान 90 नहीं होगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर ये पृष्ठ है तो इस पृष्ठ पर जब वेक्टर ए की बात करते हैं तो ये पृष्ठ पर जो लंब खींचा जाता है वो वेक्टर ए कहलाता है। और इस प्रकार से वेक्टर ए के साथ जो कोण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं यानी बी बनाती हैं तो वो कोण थीटा होता है। कभी कभी सतह के साथ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का कोण दिया होता है तो हम 90 में से घटाकर थीटा प्राप्त कर लेते हैं। मतलब क्या है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा यही होगी कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और ये एक अदिश राशि है। ये बी और ए के अदिश गुणनफल के बराबर होती है और ये एक अदिश राशि है। और इसका जो मात्रक है वेबर प्रति, इसका मात्रक फाई का वेबर हो जाएगा। यानी फाई का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसका मात्रक वेबर हो जाता है, जो कि बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है और ए का मीटर स्क्वायर होता है। गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर आ जाएगा। फाई का मात्रक वेबर भी लिखा जा सकता है। फाई का मात्रक वेबर, डब्ल्यू बी से लिखते हैं इसको। तो ये फाई का मात्रक एक हो गया, वेबर होगा। और एक वेबर बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर प्रति, 1 न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। और इसका विमीय सूत्र अगर आप निकालें क्या होगा, mL/t-2 न्यूटन का हो गया। m का l होता है तो L2 हो गया और a माइनस mL2t-2 a-1। ये फाई का मात्रक विमीय सूत्र और ये एक अदिश राशि है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फाई अदिश राशि।
इससे 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है, मात्रक लिखिए, विमीय सूत्र लिखिए। तो इस तरीके से यहाँ, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो वेबर फाई का ही मात्रक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। इसका एक अन्य मात्रक मैक्सवेल भी होता है, और 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। इसका एक अन्य मात्रक मैक्सवेल होता है, और 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल लिख सकते हैं। ये बात हुई चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे ने बताया, फैराडे ने देखा, फैराडे ने अध्ययन किया कि जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा भी बहने लगती है, लेकिन ये जो विद्युत वाहक बल है और ये धारा है, केवल तब तक बहती है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन। और इस प्रकार के विद्युत वाहक बल और इस प्रकार की धारा को उन्होंने प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा को प्रेरित धारा, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यही आपका चैप्टर भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया, और ये बताया गया कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा केवल तब तक रहती है जब तक कि फ्लक्स परिवर्तन होता है। जब फ्लक्स परिवर्तन बंद हो जाता है, फ्लक्स में परिवर्तन 0 हो जाता है, तो कोई प्रेरित धारा या कोई विद्युत वाहक बल नहीं प्रवाहित होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और फैराडे ने इसके संबंध में 2 नियम भी दिए, जिनको हम फैराडे के प्रेरण संबंधी नियम कहते हैं। फैराडे के प्रेरण संबंधी नियम क्या हैं? 2 नियम उन्होंने दिए, विभिन्न प्रयोगों के द्वारा एक्सपेरिमेंट किए, और उनके जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए उनके आधार पर उन्होंने 2 नियम दिए। और ये नियम क्रमशः पहले और दूसरे नियम कहलाते हैं। जो पहला नियम है, यानी प्रेरण का पहला नियम या फैराडे के प्रेरण के नियम आपने 10th में पढ़े हैं। यहाँ पर उन्हीं नियमों का थोड़ा सा व्याख्यात्मक स्वरूप पढ़ना है कि जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, ये फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर है। E बराबर -Δ∅/Δt। चूंकि डेल्टा टी बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं E बराबर dφ/dt। यानी जो पहला नियम है वो क्या है? किसी कुंडली से या किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जब होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर के बराबर होता है, और इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। जो फैराडे का प्रेरण का पहला नियम है, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ये भी बताया गया कि अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो जो E का मान है, E बराबर यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर -N∆ ∅/Δt, या इसको हम इतना लिख सकते हैं। और इस प्रकार से ये फैराडे के प्रेरण संबंधी पहले नियम की बात हुई। जो प्रेरण संबंधी पहला नियम है, उसमें माइनस चिन्ह आ रहा है। माइनस चिन्ह का मतलब क्या हुआ? माइनस चिन्ह यह बताता है, ऋणात्मक चिन्ह केवल यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल E जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो उत्पन्न हुआ है प्रेरण के कारण, वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। यानी फैराडे ने जो पहला नियम दिया कि जब किसी कुंडली या किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, यानी E बराबर -dφ/dt। और अगर फेरों की संख्या n है कुंडली में, तो E बराबर यानी परिपथ में
n फेरों की कुंडली है तो E बराबर माइनस n डेल्टा फाई बटा डेल्टा t, यानी हम लिख सकते हैं E बराबर माइनस n डेल्टा फाई बटा डेल्टा t। ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि कुंडली में जो फ्लक्स प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा। अब जो n फाई है उसको हम कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाएं कहते हैं, इसको फ्लक्स ग्रंथिका कहते हैं और इसका मात्रक वेबर टर्न हो जाता है। फ्लक्स ग्रंथिकाओं का मात्रक वेबर टर्न हो जाता है। अब यहाँ बात आती है कि अगर हम द्वितीय नियम की बात करें, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम, तो जो द्वितीय नियम है वो ये बताता है कि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है या उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। पहला नियम क्या कहता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है? जब फ्लक्स परिवर्तन होता है। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसका मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर के बराबर है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न हुआ? जब फ्लक्स परिवर्तन, और उसकी दिशा क्या है? इसका विरोध करता है। कौन? ई विरोध करता है किसका? फाई का। फाई में फ्लक्स परिवर्तन का, यानी फाई में परिवर्तन का। तो जो दूसरा नियम है वो यही है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होता है। और जो दूसरा नियम है इसी को लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, आपसे पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम लिखिए। तो यही नियम है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवस्था में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होता है। ये लेंज का नियम कहलाता है। और एक नंबर का एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। तो एक नंबर का सवाल पूछा जाता है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण को दर्शाता है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है, ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। अब यहाँ पर हमने बात की प्रेरित विद्युत वाहक बल की, आपको प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश की भी गणना करनी है कि प्रेरित धारा क्या है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल न्यूमेरिकल के लिए ये महत्वपूर्ण भी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? ई बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब अगर कुंडली का प्रतिरोध या परिपथ का प्रतिरोध R है, यदि परिपथ का प्रतिरोध R हो तो प्रेरित धारा क्या होगी? I बराबर E अपान आर। तो E अपान आर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा N बटे आर डेल्टा फाई बटा। माइनस गायब हो गया। माइनस कहाँ गया? माइनस चिन्ह केवल दिशा को दर्शाता है। ये बताता है कि प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ माइनस का कोई मतलब ना तो यहाँ है ना यहाँ है। एक बात आप और ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रायः ये गलती होती है कि कहीं पर विद्युत वाहक बल प्लस में आ रहा है, कहीं माइनस में आ रहा है। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो विद्युत वाहक बल माइनस में, और अगर फ्लक्स घट रहा है तो विद्युत वाहक बल प्लस में होगा। लेकिन अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप माड ई लिख दें। यहाँ पर माड ई लिख देंगे तो अपने आप ये माइनस प्लस गायब हो जाएगा और 80 वोल्ट आएगा आपका उत्तर। अगर तो चाहे वो माइनस 80 आ रहा हो या 80 आ रहा हो, आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो हमारी ये एक सलाह है आपको कि जो आप विद्युत वाहक बल निकालें वो माड ई का मान निकालें। माड ई निकालेंगे तो वो प्रश्न आपका निश्चित रूप से सही होगा। चाहे ऋण आ रहा हो चाहे धन आ रहा हो, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर
ये जो ऋणात्मक चिन्ह है वो केवल दिशा को दर्शाता है, यानी फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। I बराबर E बटे R माने N बटे R डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी हो गया। और प्रेरित आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी, तो टी माने डेल्टा टी। अब जब हम यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा N बटे R इंटू डेल्टा फाई। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ डेल्टा टी पर Q का मान निर्भर नहीं करता है। तो जब डेल्टा टी पर निर्भर नहीं करता है तो चाहे कम समय में हो चाहे फ्लक्स परिवर्तन ज्यादा समय में हो, प्रेरित आवेश का मान समय पर निर्भर नहीं करेगा। एक नंबर का एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ भी पूछ लिया जाता है, या कभी कभी न्यूमेरिकल में भी पूछ लिया जाता है कि क्या प्रेरित आवेश का मान समय पर निर्भर करता है, यानी कुंडली को तेजी से घुमाया जाए या धीमे धीमे घुमाया जाए, प्रेरित आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये लिखकर फिर बताएंगे कि चूंकि प्रेरित आवेश का मान डेल्टा फाई पर निर्भर करता है, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी पर नहीं। यानी प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर नहीं। तो जब फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करता है तो कुंडली को चाहे हम तेजी से घुमाएं या कुंडली को धीमी गति से घुमाएं, प्रेरित आवेश हमारा नियत रहेगा, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बात हुई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, प्रेरित धारा की, प्रेरित विद्युत वाहक बल की और प्रेरित आवेश की। अब एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। तो जो दाएं हाथ का नियम है वो क्या बताता है कि अगर हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगूठे के समीप वाली दोनों उंगलियों को परस्पर समकोण बनाने वाली दिशाओं में फैलाएं और अंगूठा चालक के गति की दिशा को दर्शाए, ये चालक के गति की दिशा को दर्शाए और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, तो जो ये मध्यमा है, यानी जो बीच वाली उंगली है जिसको हम सबसे बड़ी उंगली भी कहते हैं, ये उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाए। जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है वो प्रेरित धाराओं के लिए है, जबकि बाएं हाथ का नियम वास्तविक धाराओं के लिए है। एक नंबर का ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, प्रायः पूछ लिया जाता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसकी दिशा को बताता है, प्रेरित धारा की, वास्तविक धारा की, दोनों धाराओं की, किसी भी धारा की। ये आपका MCQ हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके का एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आप ध्यान रखेंगे प्रेरित धारा के लिए है, जबकि बाएं हाथ का नियम वास्तविक धाराओं के लिए। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम वास्तविक धाराओं के लिए दिशा का ज्ञान कराता है, जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धाराओं के लिए दिशा का ज्ञान कराता है। और इसको हम इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं या इस क्रम में भी ले सकते हैं कि दाएं हाथ का नियम केवल हम तब प्रयुक्त करते हैं जब गतिशील चालक की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति परस्पर लंबवत हो, क्योंकि आपको हमने बताया कि इस तरीके से ये परस्पर समकोण बनाने वाली दिशा में होनी चाहिए। यानी दाएं हाथ का नियम क्या है कि अगर हम अंगूठे, दाएं हाथ के अंगूठे और उसके समीप वाली दो अंगुलियों को परस्पर समकोण बनाने वाली दिशा में फैलाएं, लंबवत दिशा में फैलाएं और अंगूठा चालक के गति की दिशा को प्रदर्शित करे। माना कि जो चालक गतिमान है वो चालक के गति की दिशा किससे प्रदर्शित हो रही है, अंगूठे की दिशा में। चालक अंगूठे के गति की दिशा में है, अंगूठे की दिशा में गतिमान है, और जो पहली उंगली है इस अंगुली के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें, तो जो मध्यमा है, बीच वाली उंगली है, ये प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगी। तो जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है ये प्रेरित धाराओं के लिए है, यानी प्रेरित धारा की दिशा को आप प्रदर्शन करने के लिए हम दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं, जबकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वास्तविक धाराओं के प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी वास्तविक धाराओं का प्रदर्शन बाएं हाथ के नियम से और प्रेरित धाराओं का प्रदर्शन दाहिने हाथ से
दाहिने हाथ के नियम से या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से किया जाता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे और परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये बात हुई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, प्रेरित धारा की, प्रेरित विद्युत वाहक बल की, प्रेरित आवेश की, चुंबकीय फ्लक्स की, फैराडे के प्रेरण के नियम की, लेंज के नियम की। अब इसका जो थोड़ा सा भाग है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है वो दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। अगले सेशन में हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा जो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हो सकते हैं, बाद में वो मिस हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो अगर हम इनकी चर्चा करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकता है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक लिखिए। बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन अधिकांश लोग इसको गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं? क्योंकि उनको लगता है बल लिखा हुआ है। बल का सेंस कहीं भी फोर्स से नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब हुआ कि ये एक प्रकार का विभवांतर है। विद्युत वाहक बल का आशय विभवांतर से होता है, मतलब इसका मात्रक जो होगा वो वोल्ट होगा। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। और अगर विमीय सूत्र पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं ई का मात्रक वोल्ट, और विमीय सूत्र निकालें अगर तो चूंकि V बराबर W/Q होता है, जूल प्रति कूलाम, वोल्ट माने जूल प्रति कूलाम होता है, तो आप विमीय सूत्र लिखेंगे mL2T-2 और नीचे AT, तो ये हो जाएगा mL2T-3A-1। ये आपका विद्युत वाहक बल यानी E इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसका विमीय सूत्र mL2T-3A-1 हो जाएगा और मात्रक हो जाएगा वोल्ट। एक नंबर का ये भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक विमीय सूत्र पूछा जा सकता है। हमने बताया अभी पढ़ाते समय जब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, चुंबकीय फ्लक्स बिल्कुल शुरू में वीडियो में आप देखें तो हमने बताया कि इसका मात्रक वेबर होता है। विमीय सूत्र भी आप वहीं से निकाल सकते हैं। एक और सवाल महत्वपूर्ण है कि वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रायः लोग गलत करके आते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिख देते हैं, जबकि वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि वोल्ट सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो वोल्ट सेकंड भी फाई का मात्रक होगा, यानी E बराबर चूंकि डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी होता है, तो वोल्ट सेकंड आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा, फाई का मात्रक होगा। तो ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। एक और पूछा जाता है कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो फाई बराबर BA होता है, इसलिए B बराबर फाई अपान A होगा, यानी B का मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक महत्वपूर्ण सवाल कि लेंज का नियम क्या है या किस भौतिक राशि के संरक्षण को दर्शाता है। तो लेंज का नियम हमने अभी बताया कि लेंज का नियम किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, यानी उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मल्टीपल चॉइस में भी पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण को दर्शाता है, और 4 उत्तर दे देते हैं, तो उनमें आपको जो सही उत्तर होगा वो ऊर्जा होगा। एक आवेश से संबंधित सवाल है कि क्या प्रेरित आवेश का मान समय पर निर्भर करता है, या दूसरा सवाल इसी का जिसका उत्तर दोनों का एक ही होगा कि अगर कुंडली को तेजी से घुमाया जाए या धीरे धीरे घुमाया जाए तो प्रेरित आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सूत्र पढ़ चुके हैं, Q बराबर N डेल्टा फाई अपान R। ये सूत्र आप सब पढ़ चुके हैं, N डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, और I बराबर N बटे R डेल्टा फाई बटा डेल्टा। तो 3 सूत्र हमने चर्चा की है।
इसमें और इसमें यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा दोनों में डेल्टा टी है, जबकि प्रेरित आवेश में डेल्टा टी नहीं है। यानी प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल तो फ्लक्स परिवर्तन की समय दर पर निर्भर करते हैं, लेकिन प्रेरित आवेश फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है, फ्लक्स परिवर्तन की समय दर पर निर्भर नहीं करता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा पर तो प्रभाव पड़ेगा अगर कुंडली को धीमी गति से या तेज गति से घुमाएं, लेकिन प्रेरित आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेरित आवेश का मान केवल फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है, फ्लक्स परिवर्तन की समय दर पर निर्भर नहीं करता है। तो कुंडली को चाहे हम धीमी गति से घुमाएं या कुंडली को तीव्र गति से घुमाएं, प्रेरित आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 नंबर का ये सवाल भी हो सकता है। इन सवालों को जो हम बता रहे हैं, इन सवालों को आप सवाल इसी तरीके से प्रश्न लिखेंगे, फिर उनका उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ी समस्या है कब आपकी ऑफलाइन पढ़ाई हो पाएगी इसका कुछ अता पता नहीं है। तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तभी आप सिलेबस तैयार कर पाएंगे, नहीं तो बहुत फिजिक्स का तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप एक्टिव नहीं है तो सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, कुंडली के प्रतिरोध पर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर। तो परिवर्तन पर भी निर्भर करता है, परिवर्तन की दर पर भी निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल का मान R पर निर्भर नहीं करता है, यानी कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरीके का ये भी एक सवाल हुआ। और आपको सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की चर्चा करनी है, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। तो अगले सेशन में हम स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण की चर्चा करेंगे। आप जो आज पढ़ाया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की चर्चा की हमने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के प्रेरण के नियम, लेंज का नियम, प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित आवेश, उनका सूत्र, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो वास्तविक धारा की दिशा को दर्शाता है। इसके संबंध में अपना नोट्स क्रम से तैयार करें और बिल्कुल आप एक्टिव रहकर अपना सिलेबस तैयार करते रहिए, ताकि आपकी परीक्षा की अच्छी प्रिपरेशन हो पावे। मिलना इसी में से है, जो आपका सिलेबस है उसी में से आएगा, लेकिन जब आप तैयार किए रहेंगे तभी आप परीक्षा में लिख पाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। भाग 1 लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है, 2 चैप्टर इसके बाद और बचे हुए हैं, तो आप चैनल पर जुड़े रहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इनका बेहतर लाभ लेकर अपनी परीक्षा की प्रश्नों की अच्छी तैयारी कर सकें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। आपका लाइक और शेयर बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमको प्रोत्साहित करता है कि हम आपको अच्छे वीडियो, अच्छे कंटेंट अवेलेबल करा सकें, अधिक से अधिक प्रश्नों की चर्चा हम अपने लेक्चर में कर सकें। धन्यवाद।